दोस्तों, अधिकारी जीएस चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बिहार पीसीएस का पीवाईक्यू देखा था, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखा था। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं, और इसी से लगभग रिपीट होता रहता है हर वर्ष। तो पीवाईक्यू इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पहला इल्तुतमिश, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा है बलबन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बी आंसर ठीक है इसका। इसका जो समय था 1206 से 1210 तक था। भारत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये तुर्क जनजाति का था। तो आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, इस वजह से एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए आप। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊती। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। तो ए आंसर ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है। तो ये मस्जिद है। ए आंसर ठीक है इसका। तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा पूछता किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक अधिक दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे, लाखों को देने वाला, लाख बख्श भी कहते थे। तो एग्जाम में पूछेगा कि लाख बख्श मध्य भारत में किसे कहते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक अन्य उपाधि भी थी इसकी, कुरान खां इसकी उपाधि थी। कुरान को बहुत ही लय में पढ़ता था, बहुत सुरीली आवाज़ में पढ़ता था वो। तो चलिए अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। तो चौथा क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खां, रजिया सुल्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। तो इसको इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। ए आंसर ठीक है इसका। तो सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कुतुब मीनार का कार्य निर्माण प्रारंभ किया था, कुतुब मीनार बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। और कुतुब मीनार दिल्ली में है। और इसके अलावा पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन कौन सी मस्जिद बनवाया था? तो ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, जिसको ऊपर हमने देखा है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो पूछ रहा है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन कुबाचा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था प्रथम अख्ता। जो अख्ता होता है, या अख्ता को ही इक्ता कहते हैं। इक्ता मतलब होता है प्रांत होता है इसका मतलब। तो सबसे पहले प्रांत कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने दिया था। छठा क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। उपरोक्त में से कौन? और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सी है, बख्तियार खिलजी था जो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। बख्तियार खिलजी था, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, उसको तहस नहस कर दिया था। मोहम्मद गोरी का एक साधारण सा दास था ये बख्तियार खिलजी। और 1193 से 1202 के मध्य इसने बिहार पर आक्रमण किया, और नालंदा एवं विक्रमशिला जो बिहार थे उनको तहस नहस कर दिया, और उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। तो बहुत ही खतरनाक ये था, इसने पूरा बर्बाद कर दिया नालंदा को और विक्रमशिला को। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था?
तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था कौन था, तो पूछ रहा है। पहला है इसका मलिक हुसामुद्दीन इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका था बख्तियार खिलजी, तो 20 का सही था। वास्तविक संस्थापक जो था बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो तारीख़ हिंद से, तबक़ात ए नासिरी से, ताज उल मासीर से, तारीख़ ए मुबारक शाही से, और ई वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो किससे प्राप्त हुआ है, तो तारीख़ ए नासिरी से प्राप्त हुआ है, 20 का आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तारीख़ ए नासिरी से प्राप्त हुआ है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया था। पूछ रहा है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो बख्तियार खिलजी है। देखिए चौथा क्वेश्चन है आ गया बख्तियार खिलजी पे, तो ए इसका आंसर होगा। 10वां है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, किसका था वो, तो दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो बलबन का था। सॉरी, बलबन नहीं, इल्तुतमिश था ये। तो सी इसका आंसर होगा, इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। दारुल इस्लाम का मतलब है कि बगदाद के अंदर काम करना या बगदाद के नीचे रह के किसी राज्य पे शासन करना। तो इल्तुतमिश ने पहली बार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो एबाज को, नसीरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मालिक जानी को। तो मलिक जानी को बनाया था, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन है कि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो डी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था, तो पहला है ABM हिबुबुल्लाह, जियाउद्दीन बर्नी, स्टैनले लेन पुल, RP त्रिपाठी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने, तो 20 का सही ऑप्शन है 12वें का। चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। RP त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा, बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये अकबर के बारे में लिखा गया है, तो सी आंसर इसका ठीक है। अकबर ऐसा सम्राट था जो ऐसा करने का प्रयास कर रहा था। चलते 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है, तो पहला इसका ऑप्शन है बुजले हेग, KS लाल, AL श्रीवास्तव, जियाउद्दीन बर्नी। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, जो ई वाला ऑप्शन है। तो 14वें का आंसर बताइए कौन कहा था।
तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था इसका, तो सी ऑप्शन ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक? तो कौन? तो वो बलबन था। सी आंसर ठीक है। बलबन ने थ्योरी ऑफ किंगशिप को प्रतिपादित किया था, तो सी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस दिल्ली शासक ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये बलबन था। तो बी आंसर ठीक है इसका। रक्त एंड लौह की नीति क्या थी? तो जो रक्त एवं लौह की नीति है उसमें ये होता है कि दुश्मनों के प्रति निर्मम होना, तलवार का इस्तेमाल करना, दुश्मन के प्रति कठोरता से शक्ति आना, दुश्मन का खून बहाना, इस तरह की नीति को रक्त एंड लॉ की नीति कहते हैं। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तुगरिल खां ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तो पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है फिरोज तुगलक, चौथा है खिज्र खां। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो वो बलबन के समय किया था। तो पूछता है तुगरिल खान का विद्रोह किसके काल में हुआ था? तो बलबन के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, मोहम्मद तुगलक के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है ये बात, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, या ई है इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई है इसका, इसमें से कोई नहीं। तो इल्तुतमिश और इल्तुतमिश मान्यता ली थी, खलीफा से मान्यता लेकर शासन कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन स्वतंत्र शासक रहे, मगर इन्होंने कभी खलीफा की सत्ता के विरोध नहीं किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह राजनीति में हस्तक्षेप की नीति अपनाया। राजनीति में धर्म, जो राजनीति थी उसमें धर्म को शामिल नहीं होने दिया, धर्म के हस्तक्षेप को रोक दिया था एकदम से, और राज्य का धर्म पर नियंत्रण कर लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को याचना करना पसंद नहीं था, तो इसने खलीफा के सामने अपने राजा बनने, अपने जो शासन है उसका प्रसार करने के लिए कोई भी खलीफा से अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20वां है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी। तो ए आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया है 2023 में। तो क्या है, इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने के लिए दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वास्तविक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? बहादुर खां, बहादुर शाह, शेर खां, बैरम खां। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये शेर खां था। तो बंगाल अभियान के समय शेर खां ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है।
उसके पति का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो राणा रतन सिंह था, डी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब कभी कभी पूछता है कि जो रानी पद्मावती पे जो कहानी पद्मावत लिखी है वो किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, पीसीएस में पूछा है, यूपी पीसीएस में, बिहार में पूछा है, आरओ में पूछता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो ये रामचंद्र देव था, तो ए आंसर ठीक है इसका। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी में रामचंद्र देव था। तो 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलुचूर की आय भेजने का वादा किया। एलिचपुर की आय को भेजने का वादा किया, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेर शाह सूरी। तो लग रहा है ढेर सारे क्वेश्चन छूट गए हैं, तो उसको दोबारा से देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो किसने करवाया था 28 नंबर का? तो ये फिरोज शाह तुगलक था, जिसने काफ़ी लोगों को नौकरी दिलवाया था। तो हम लोग को 24वां सॉल्व करना था, हम लोग 28वें में चले गए। 24 नंबर देख लेते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी था, तो बी इसका आंसर ठीक होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसे उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क या राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम या इंदरात, पेंशन पर दिया था, तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। अतः फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालिसा मतलब भूमि, मतलब होती है राज्य की भूमि, ठीक है। 25वां है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, सी इसका सही है, अलाई दरवाज़ा। पूछता है कि कहाँ पे है? तो दिल्ली में है और कुतुब मीनार के निकट है। इसका निर्माण जो था अलाई दरवाज़ा का लाल पत्थरों और संगमरमर से हुआ है। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ था। चलते 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है 26 नंबर का कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, सिकंदर लोदी है, कोई नहीं है या एक से अधिक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक था, तो ए आंसर इसका ठीक होगा। तो सबसे अधिक इसने नहरों का निर्माण करवाया था। और कभी कभी पूछता है कि हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर किसने लगवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही लगवाया था। ये फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगवाया, ठीक है। तो उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का प्रयोग में लाते थे, उनके अपने पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। तो नहर का निर्माण तो करवाया था, मगर उस नहर के निर्माण से जो किसान पानी यूज करता था उसे 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था, जिसे हक ए सर्ब नाम के सिंचाई कर के रूप में जाना जाता था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो पहला है एक दानशाला, एक खैराती हॉस्पिटल या अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो एक खैराती हॉस्पिटल था या अस्पताल था। खैरात मतलब फ्री होता है, तो फ्री में अस्पताल था ये। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन,
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो वो फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक गुलाम रखे थे, जो दास कहते थे उनको, सबसे अधिक दास रखे था और उसको शौक था दास रखने का। तो इसने एक दासों के लिए अलग से विभाग ही बना दिया था, जिसको दीवान ए बंदगान कहते थे, दीवान ए बंदगान। और उसने दासों की शिक्षा पर भी काफ़ी ध्यान दिया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय जो किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो बी इसका आंसर सही है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, सिकंदर लोदी भी नहीं है, शेर शाह सूरी भी नहीं है। तो ये बी आंसर ठीक है। तो वो बागानी में रुचि रखता था फिरोज शाह तुगलक और 1200 नए बाग लगवाए थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, पूछता है इस तरह क्वेश्चन कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय वन, कृष्णदेवराय वन, देवराय टू, कृष्णदेवराय टू, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय टू के आया था, देवराय टू, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सी आंसर इसका। देवराय टू के शासनकाल में आया था, जो 14 से 22 से 46 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो सैयद वंश का जो राज्य था वो स्थापित हुआ, क्योंकि तैमूर के आक्रमण जो 1398 में हुआ था ने तुगलक उस समय जब आक्रमण हुआ था, कभी कभी पूछता है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली पे किसका शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। तो पूछता है तुगलक शासक को कमज़ोर कर दिया था। 1398 में तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासकों को कमज़ोर कर दिया और 1412 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद ही तुगलक वंश का अंत हो गया। और 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिजर खां ने पराजित कर दिया। वो तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था, खिजर खां। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश का सैयद वंश की नींव डाली। ठीक है, तो सैयद वंश का हुआ था, तो बी आंसर ठीक था इसका। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासन किसका था? तो तुगलकों का शासन था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 33 नंबर का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने बसाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सिकंदर लोदी था। तो डी आंसर ठीक है इसका। 17 जुलाई 1489 में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों का नियंत्रण करके उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो समझिए इसको, सिकंदर लोदी जहाँ पूछेगा कि किस उद्देश्य से आगरा का यमुना नदी किनारे आगरा नगर बसाया था, कि क्या कारण था? तो कारण ये था कि वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करना चाहता था, सिकंदर लोदी। तो ठीक है, इसका डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिम्हा राय। उपयुक्त से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसको सभी लोग जानते हैं कि हरिहर और बुक्का थे, तो सी आंसर ठीक है इसका। 35वें नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछता है 35 नंबर का कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो कौन था? हरिहर वन था, हरिहर टू था, बुक्का वन था या देवराय टू था? तो वो हरिहर टू था। पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है हरिहर टू ने गोवा छीन लिया था बहमनियों से। तो 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय
1377 से 1407 में सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। तो हरियर 2 को सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीनना था। वह शिव या विरूपाक्ष का उपासक था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो पहला है कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्लाम आदिल खां, गजपति। तो ये कुली कुतुब शाह से लड़ा था, तो ये सही है इसका। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो अधिशेष लगाना, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा की प्रणाली। तो भू राजस्व था, बी आंसर ठीक था इसका। ये अन्य भू राजस्व तो मुख्य था, अन्य स्रोतों से भी इनकी आमदनी होती थी, जिसमें सबसे अधिक भू राजस्व से, फिर संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर से आता था। और अपराधों के लिए अर्थदंड भी यहाँ दिया जाता था, तो उससे भी यहाँ पैसा इनको आता था। चलते अगले क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है। तो बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो हम्पी में मिला है, सी सही है। हम्पी के खंडहरों में, तो कर्नाटक में अवस्थित है हम्पी, याद रखिएगा। 39 से दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। तो ये रक्षा विभाग संबंधित था, सी सही है। दीवाने अर्ज, तो दीवाने आरिज या अर्ज जो था, अथवा आरिज मुमालिक था। सल्तनत काल के सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और आरिजे मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, तो इम्पोर्टेंट है, बलबन ने की थी दीवाने अर्ज की, बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो रायगढ़ थी, सिंधुदुर्ग थी, पूना थी, कोल्हापुर थी। तो ये रायगढ़ में थी, ए आंसर ठीक है इसका, रायगढ़ में थी। तो 1674 में शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाया। चलते हैं। कभी कभी पूछता है कि बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें छत्री घोषित करते हुए उन्हें राज्याभिषेक करवाया था। तो गंगा भट्ट थे। तब बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवां, आसफ खां। तो पहला इसका है अलाउद्दीन हसन, जो है यही संस्थापक था, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। इसका एक नाम जफर खां भी है। तो ये पूछता है कि किसके शासनकाल में गठन हुआ था बहमनी साम्राज्य का। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम समय में, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम समय में अलाउद्दीन हसन ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 1347 से 1358 तक हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन ने शासन किया था। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि भी धारण किया था इसने, अलाउद्दीन हसन ने। तो इसको समझ लीजिए। पहले इसका नाम जफर खां था, जफर खां, या इसे हसन गंगू भी कहते थे, हसन गंगू। ठीक। फिर बाद में जब ये बहमनी साम्राज्य का स्थापना कर लिया तो अपना नाम इसने रख दिया, अपना नाम रखा उपाधि के तौर पे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह।
रखा है। तो तीन नाम थे, जफर खां, हसन गंगू और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो बहमनी राज्य का संस्थापक यही था, अलाउद्दीन हसन था। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा थी। तो ये मराठा जागीरदार थे, उनको सरंजामी जो भूमि थी उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। तो मराठा भू राजस्व संबंधित था। तो ए आंसर सही है इसका। 43वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो कौन सा है? तो खराज है, खुम्स है, उस्र है, मुक्तई है, कौन सा? तो इसमें जो खराज है, उस्र है, मुक्तई है, जो तीन है, 1, 3, 4, जो डी वाला है, ये सब भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। जबकि जो खुम्स था, खुम्स है, ये जो है लूटे हुए धन को कहते थे, लूट का धन था। लूट का धन मतलब शत्रु राज्य से लूटते थे लोग, और उसका 4/5 भाग सैनिक में बांटा जाता था, जबकि 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। तो 44वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा कर लिया था? तो इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या उपरोक्त में से एक से अधिक थे, या कोई नहीं था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। सी आंसर ठीक है इसका। इसने 50% तक भूमि राजस्व के रूप में निश्चित किया था। तो अलाउद्दीन जो दिल्ली का पहला शासक था जो ऐसा किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अलाउद्दीन जो था पहला शासक था, और एमबीटी ने भी 50% तक अपना कर दिया था कृषि के, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो पहला पूछता है, तो पहला जो है अलाउद्दीन खिलजी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में 44 नंबर के फिर से सुन लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी भी इसमें ऑप्शन हो सकता है, और मोहम्मद बिन तुगलक भी हो सकता है, मगर बिहार लोकसभा ने सी को माना है। तो दूसरी बात इसका सी मानने का कारण यही कि नपाई के आधार पे, तो नपाई के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। भूमि की पैमाइश करवाई इसने, और उसके उत्पाद पे 50% कर लगाया था। सब भूमि पर नहीं लगाया था, कुछ विशेष भूमि पर लगाया था। तो नपाई के आधार पे पहले नापा, फिर उसके आधार पर लगवाया। मगर जो एमबीटी था वो नपाई के आधार पे नहीं लगाया, रैंडमली ही लगा दिया था 50%। तो इस वजह से ये ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। तो किस संप्रदाय से संबंधित है? या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय में से वो सुहरावर्दी संबंधित है। तो ए सही है। सुहरावर्दी संप्रदाय जो था, शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। 1882 से 1262 में प्रारंभ हुआ था ये। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 46 नंबर पर। इस शासन में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 100 की इकाई में विभाजित किया था? वो कौन था? बहलोल लोदी था, सिकंदर शाह था, शेर शाह सूरी था, या इस्लाम शाह था, या ग्रुप में से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो इसमें ई ऑप्शन बिहार लोक सेवा आयोग ने माना है। सबसे पहले ये टुकड़ियों में बांटने का जो कार्य किया था, तो इस्लाम शाह ने किया था। तो डी इस्लाम शाह ने किया था। और कुछ केसों में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने भी ऐसा ही प्रणाली अपनाई थी, इसीलिए ई ऑप्शन इसका सही है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से। तो
जवाबित का जो संबंध था वो राज्य के कानून से था, तो ए आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो टंका, ससगनी और जीतल को बताना है क्रम में किस। तो टंका जो था चांदी का था, चांदी। जो ससगनी था वो भी चांदी था। जीतल था तांबा था। तो ए ऑप्शन सही है इसका, 45वें का ए ठीक है। 48वें का ए सही है। तो इसमें दिया गया हुआ है कि सल्तनत काल में जो टंका चांदी का, जीतल जो है तांबे का था, और ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश ने शुरू किए थे। तो टंका और जीतल जो था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और ससगनी भी चांदी का सिक्का था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 12वीं सदी से, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं। उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो 12वीं सदी से हुआ था, ये आंसर ठीक है इसका। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत ने कागज़ का प्रयोग 12वीं सदी में प्रारंभ किया। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1005 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। 1105 में प्रथम साक्ष्य इसका रखा गया है कि 1105 में यूज किया गया था पेपर। चलिए अगले क्वेश्चन पे 50 नंबर पर है, तबात ए नासरी का लेखक कौन है? तो पहला है तबकात ए नासरी का लेखक शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उल सिराज जियाउद्दीन बरनी। तो इसके जो लेखक हैं मिनहाज उस सिराज हैं, सी एस सही है इसका। तो जो तबकात ए नासरी है, इसमें इसको रॉबर्टी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक को मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन इसमें मिलता है। तो कहता है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुबता पढ़वाया। तो ठीक है, इसमें पूछेगा कि तबकात ए नासरी में कौन सा टॉपिक है, तो उसमें यही है कि मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है इसमें। तो ठीक है, चलते 51 नंबर क्वेश्चन। तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्गों की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा का प्रोत्साहन किया, मूर्ति पूजा को भी प्रोत्साहित किया। तो भक्ति संतों में एक महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि वह अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिस भाषा में उनके भक्त समझते थे। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद जो गोरी था, 52वां क्वेश्चन है 52, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? तो 1992 में, 1991 में, 1185 में, 1178 में। तो 1192, 1191, 1185, 1178 के। तो 1178 में हुआ था, डी आंसर सही है इसका। तो गुजरात में आक्रमण किया था उस समय जो अहिलवाड़ के चालुक्य शासक थे, जिसमें मूल राजदूती था उस समय जब ये आक्रमण किया था, मूल राजदूती। तो इसी के शासनकाल में आक्रमण किया था जिसमें चालुक्यों ने गोरी को हरा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और उसी में पूछता है कि मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो जो उसके शासक थे वो मूल राजदूती थे, मगर उसका सेनापति उसका भाई भीम द्वितीय था। तो भीम द्वितीय ऑप्शन में दिया रहता है, तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी को पराजित किया था भीम द्वितीय ने, यही पूछता है। भीम द्वितीय याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? तो ये दिया, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है यही बताना है। तो विरोधियों का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 53 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला है हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर,
तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, तो बात सही है। एक मिनट, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ये बात ठीक है, पहला सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये भी ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था, ये गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सी आंसर गलत है। यही विरोधियों का सही क्रम नहीं है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर की सेना और हेमू के बीच लड़ा गया था, तो हेमू और अकबर कह सकते हैं इसको कि लड़ा गया था। देखिए 2023 में पूछा गया, पिछले वर्ष ही पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 54वां क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था, तो ये इसका सही आंसर है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत्ता, मुकद्दम या चौधरी तीनों गांव के सरपंच के लिए यूज किए जाते थे, तो याद रखिएगा, पूछ देगा ऐसे। तो 55वां है तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? पहला है गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिदी लाहौरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो निजामुद्दीन अहमद है, तो बी इसका आंसर सही है, निजामुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है इसको, बीपीएससी 2023 में ही पूछा है। तो ये कृष्णदेवराय थे, तो ये इसका आंसर सही है, कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पे नागालपुरम की स्थापना की थी। तो कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो तुलु वंश के थे, ये भी पूछता है किस वंश के थे, तो तुलु वंश के शासक थे, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्रम की विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? तो अल्प खां को, खिज्र खां को, उमर खां को, मलिक काफूर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये मलिक काफूर को किया था, डी आंसर सही है। कभी कभी ये भी पूछता है कि होयसल की राजधानी होयसल जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, तो जब वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करवाया तो उसका शासक कौन था? तो बीर बल्लाल तृतीय था, बीर बल्लाल तृतीय, याद रखिएगा। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और उसका शासक बीर बल्लाल था। अगला क्वेश्चन है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रिहला, सुबह उल अस, तारिक ए रसीदी, रियाज उस सलातीन, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिहला के नाम से जाना जाता है। तो इब्न बतूता जो था अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था, अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया था। तो पूछता है कि किसके काल में आया था? तो मोहम्मद तुगलक आया था। और इसका वृत्तांत रिहला या रेहला नाम से पुस्तक है इसकी, ठीक है। इसमें जो है मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस बुक में मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की गई, तो रेहला में की गई है। रेहला किसने लिखा है? तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने लिखा है। 59वां क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो पश्चिमी द्वार, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, तो सी है दक्षिणी द्वार बनता है। और इसका निर्माण कौन कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी अकबर ने करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण भी अकबर ने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। दक्षिणी द्वार बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे पूछ रहा है
निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी से, बी इसका सही है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया कभी इनके बारे में पूछता है कि इन्होंने कितने शासकों का काल देखा था? तो इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, 7 सुल्तानों का काल देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी भी दरबार में नहीं गए थे, भी इम्पोर्टेंट है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे दूसरे रास्ते भवन के अपने जो झोपड़ी थी उनके दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए और शेख ने उत्तर दिया। उसने अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वार से आया तो मैं दूसरे द्वार से बाहर निकल जाऊंगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। अब इनका पूछता है कि महबूब ए इलाही इसके नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो महमूद ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को भी कहा जाता था, को ही कहा जाता था। तो महमूद ए इलाही किसको कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 सुल्तानों का इन्होंने काल देखा था, ठीक है। 61वां है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो आमिर खुसरो ने, इमामी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, रसखान ने। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सी इसका आंसर सही है कि 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। 62वें क्वेश्चन पे चलते। पूछ रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो उसकी सैन्य कुशलता, बी आंसर ठीक है इसका। उसकी सैन्य कुशलता बहुत ही अच्छी थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो उसकी सैन्य कुशलता अच्छा होने के कारण कम सेना होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी को उसने हरा दिया। 63 है तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो तुर्की में लिखी गई है, सी आंसर सही है। और तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में है, किंतु जो तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। पूछता है कि मुगल दरबार की राज्य की भाषा क्या थी? तो फारसी थी, याद रखिएगा। मुगलों की जो दरबारी भाषा थी फारसी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था, 1531 में किया, 1533, 1536। तो 1532 में किया था इसने, तो ए आंसर ठीक है इसका। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो साहब बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज़ बेगम ने और निसा बेगम ने। तो हाजी बेगम ने करवाया था, बी आंसर सही है। तो हाजी बेगम के पति जो थे हुमायूं थे। तो दिल्ली में मकबरे का निर्माण कराया था जिसका नाम दीन पनाह है, दिल्ली में करवाया था जिसका नाम दीन पनाह है, 1564 में करवाया था। तो ये सब याद रखिएगा। हाजी बेगम अपना के पति हुमायूं थे, उनके लिए मकबरा दिल्ली में बनवाया था जिसका नाम दीन पनाह था और इसका निर्माण 1564 में करवाया। तो पूछता है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? रचना किसने की थी? तो बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। तो गुलबदन बेगम ने की थी, तो इसका सी आंसर सही है। तो बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की थी जो फारसी भाषा में थी। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उनकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया और गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित हैं।
तो चौसा देवरा कन्नौज सरहिंद, देवरा कन्नौज चौसा सरहिंद, सरहिंद देवरा चौसा कन्नौज, देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। तो देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद, ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सही है बताना है। तो पहला है कि इसका आंसर जो है बी है 67वें का, सॉरी बी नहीं है, बी नहीं डी है इसका आंसर, डी देवरा प्रथम पे रहेगा, तो ये है। देवरा जो था 1532 में, याद रखिएगा, लिख देता हूँ, देवरा या दौराहा कहते हैं इसको, तो 1532 में है। गोमती नदी तट पर स्थित है दौराहा। और 1539 में चौसा, 1539 में चौसा है। और कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध जो है, कन्नौज है या बिलग्राम कहते हैं, बिलग्राम, ये 1540 में है। और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में है, सरहिंद जो है 1555 में है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका सही है। याद रखिएगा, देवरा जो है दौराहा भी कहते हैं इसको। तो 1532 में चौसा, 1539 में कन्नौज का युद्ध, 1540 में सरहिंद का युद्ध, 1555 में। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन चल। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी था, सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, मनेर में, सीताबढ़ी में, पावापुरी में। तो इम्पोर्टेंट है ये, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो सासाराम में है, ए आंसर सही है इसका। रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पे है। तो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु है कलिंजर युद्ध में घायल होने के कारण हो गई 1545 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? तो अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह। तो हकीम खान थे, सी इसका आंसर सही है। तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा सिंह की सेना अग्रभाग का नेतृत्व अफगान की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहे थे। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। तो ठीक है, सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते। तो इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि 71 का निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? बहलोल लोदी, शेर शाह सूरी, हुमायूं, अकबर। तो अकबर ने ख़त्म कर दिया, डी आंसर सही है, अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1590, 1575, 1576 और 1572। तो 1576 में मिलाया था, तो सी आंसर इसका ठीक है। तो इसमें लिखा है 1576 में टोडरमल ने मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया और 1576 में बंगाल बिहार को पूर्ण रूप से मिला लिया गया मुगल शासन में। 73वां क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के समय हुआ था, बी आंसर ठीक है। अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा। और अकबर जो का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अबुल फजल द्वारा लिखी गई, तो डी आंसर सही है। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है
अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है ये आईने अकबरी। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने या शाहजहां ने? तो नूरजहां ने बनवाया था, सी इसका सही है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनाया था। तो एतमादुद्दौला था जो नूरजहां का पिता था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 96वां क्वेश्चन है कि प्राचीनकारी या पित्राद्युरा जो एक तरह की भवन निर्माण की अलंकरण कला थी या शैली थी, पित्राद्युरा निम्न में से किससे संबंधित है बताना है। तो दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जड़ने, फूलों की नक्काशी करना, और दूसरा है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, और संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। तो कौन है इसमें? ये लास्ट उपयुक्त में से कोई नहीं है, उनमें से एक में से अधिक। तो इसमें यही है कि दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने को पित्राद्युरा कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। इसका सबसे पहला प्रयोग इसका था एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो ठीक है, इसका ए आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है 77 नंबर का, मध्यकालीन भारत में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर? तो लगान निर्धारण करने का तरीका था, तो बी इसका सही आंसर है। तो बंटाई जो था वो लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी, तो इसके बारे में पूछता है। तो नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरा है नकदी अथवा जब्ती, तीसरा है गल्ला बख्शी या बटाई। ठीक है, और 78 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाया था? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था, तो ए इसका ऑप्शन ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोग दूसरा ऑप्शन मार देंगे मगर इसका हुमायूं था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तो 79 नंबर क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हज्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल सम्मद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन? तो इसमें मंसूर और जो मीर सैयद अली थे, ये दोनों शामिल थे, क्योंकि जब ये चित्र बनना शुरू हुआ तो हुमायूं के काल में कुछ बना था, और कुछ भाग जो अकबर के शासन काल में हुआ, और अकबर के शासन काल में ही पूर्ण हुआ था। तो इसका बी और सी आंसर सही है। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो जो ये आमिर हज्जा का जो चित्रांकन था, ये मोहम्मद साहब के चाचा थे, और यह फारसी नायक थे, और उनकी वीरताओं का कारनामों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो पूछ सकता है कभी कि आमिर हज्जा जो थे वो कौन थे? तो वो एक फारसी नायक थे, मोहम्मद साहब के चाचा थे, और उनके वीरता और कारनामों का उल्लेख इसमें होता है आमिर हज्जा में। तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं के, जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के? तो ये अकबर के काल में हुआ था, तो बी इसका सही है। तो पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था।
पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था ये। और जो मुग़ल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी, इसमें व्यक्तिगत विशेष का चित्रण था और दूसरा था दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार का बनाना और जो पीछे दिखता था उसको थोड़ा बड़ा आकार। तो आगे जब छोटी बनेगी तो पीछे के बड़े बनेंगे, ऑटोमेटिक ये बात सही है। अगले क्वेश्चन में चलते। तो क्वेश्चन 81 नंबर का, दसवंत बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुग़ल शासन के राज दरबारी थे। तो अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो अकबर के थे। ए इसका सही आंसर है। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। और जो दसवंत था वो एक कहार का बेटा था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन है कि मुग़ल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो जहांगीर के, हुमायूं के, शाहजहां के और अकबर के। तो ये जहांगीर था। तो इसको जहांगीर के समय को मुग़ल चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जहांगीर के काल को मुग़ल काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर। तो अकबर की थी। जब्ती प्रथा अकबर की उपज थी। तो ये जब्ती थी क्या, तो ये भू राजस्व निर्धारण करने के लिए, अब भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। तो भू राजस्व के लिए थी ये, भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली थी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो मनुची, टैवर्नियर, विलियम फिच, अब्दुल हमीद लाहौरी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो विलियम फिच ने कहा था ये, तो सी आंसर सही है। तो जो इलाहाबाद में स्थित है पैलेस ऑफ 14 पिलर्स का निर्माण 40 वर्ष में किया गया था और उसमें इसके हेतु 5,000 से 20,000 तक लोगों ने काम किया था। तो ये विलियम फिच ने कहा था, ये अकबर के समय की बात है ये। और अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो ये डी आंसर सही है इसका। सुल्तान जैनुल आबिदीन जो थे वहाँ के अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। काफ़ी लिबरल थे ये और धर्म सहिष्णु शासक थे। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये, किसी न किसी एग्जाम में पूछता है बार बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो जहांगीर ने शुरू की थी। बी आंसर ठीक है इसका, जहांगीर ने शुरू किया था इसको। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा, ठीक है। 2 अप्सा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़े रखने पड़ते थे, ये बात है। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो काबुल था, कांधार था, कुंदूज था, गजनी था। तो कांधार था। बी आंसर सही है इसका। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुग़लों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुग़ल शासन तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने कराया। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया, नूरजहां ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने। तो शाहजहां ने करवाया था। डी इसका सही है। तो अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगरी की स्थापना की 1638 में, तथा अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। तो शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
और इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम जो है लाहौरी दरवाज़ा है तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। चलिए, पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा है और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो बी ए स्मिथ, जे एन सरकार और सी है ए एल श्रीवास्तव। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी इसका सही आंसर है कि ए एल श्रीवास्तव ने कहा था अपनी बुक मुगल कालीन भारत में, लिखा है कि शाहजहां का शासन काल जो भारत में मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम युग नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जाता है। जे एन सरकार और बी ए स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णिम काल मानने के पक्ष में नहीं है। चलिए, तो इसका सी आंसर सही है। 90 है, औरंगजेब के द्वारा चलाई गई जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, जजिया। तो दारुल इस्लाम इसका है, बी आंसर सही है इसका। तो धर्म युद्ध को जिहाद कहा जाता है, तो धर्म युद्ध जो होता है उसको जिहाद कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है 91 का, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो नानक का, तेग बहादुर का, हरगोविंद सिंह का। तो गोविंद सिंह का हुआ था, तो इसके डी आंसर सही है। गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, याद रखिएगा, ये भी कि 10वें गुरु थे ये। इनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था, जिनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गई थी। ठीक है। 92 का है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो मुहतसिब था जो वो लोक आचरण अधिकारी था, तो सी आंसर सही है। मुहतसिब जो था लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है। ये जन आचरण की निरीक्षण विभाग का प्रधान था और उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस इंगित करता है चुंगी कर से विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से और सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से, बुवाई कर से, बुवाई मतलब कल्टीवेशन टैक्स से। तो 20 का सही है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मांस कहा जाता था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। तो मोहम्मद शाह था, 20 का सही है। ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, क्योंकि उसके बाद में नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में भारत पर वो आक्रमण किया और नादिर शाह ने ये पूरा जो सिंहासन था उसको उठा के लेके चला गया। तो पूछता है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। ये भी याद रखिएगा कि मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया। शाहजहां द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 में भारत में आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह ने अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार अशरफियाँ, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहनूर और तख्त ताऊत मयूर सिंहासन को ईरान लेके चला गया। बताइए, तख्त ही उठा ले गया वो। 95 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से किस मुगल बादशाह के वजीर गजीउद्दीन दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो वो शाह आलम द्वितीय थे। इनका कार्यकाल
1859 से 1806 ईस्वी तक था। ये जो था उनके मराठों के हेल्प से पहुंच पाए थे दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो मलिक काफूर, राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव। तो राणा रतन सिंह थे, बी आंसर सही है इसके। ऐसा पहले ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो मुख्य न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, विदेशी विभाग का प्रमुख, लोक आचरण का अधिकारी। तो ए है मुख्य न्यायाधीश था वो। तो मुख्य काजी जो था तो वो प्रधान काजी था, वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। तो 98 का है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो हुमायूं था, औरंगजेब था, अकबर था, बाबर था। तो बाबर था, डी आंसर सही है। पूछ रहा है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, रजिया सुल्तान। तो जलालुद्दीन खिलजी था इसका, तो ए आंसर ठीक है इसका। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 100वें का क्वेश्चन का है, 26 जून 1539 को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तेलियागढ़ी में, रोहतास में, चुनार में, चौसा में, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो वो चौसा का युद्ध था, तो डी आंसर ठीक है इसका। तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया युद्ध था चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1761 में, 1757 में, 1764 में, 1759 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो 1759 में हुआ, तो डी आंसर सही है। तो मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रख दिया। तो अली गौहर शाह आलम द्वितीय को भी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब मध्यकालीन भारत हमारा समाप्त हो गया है। अब आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा इसका, इस वजह से अभी हम मध्य भारत इतिहास तक ही रोकते हैं। अगली वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास आएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आप चाहेंगे तो तीनों जो प्राचीन भारत है, मिडवल है और आधुनिक भारत है, तीनों को कंबाइन करके एक वीडियो बन जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।